डबल स्टैंडर्ड है आपका आलिक साहब, जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे थे कि 2018 में जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट करके मुल्क का वजीर आजम बनाया, आज जब आप अवाम के साथ जलसों में तस्वीर चलाते हैं तो उसमें आपने वो तस्वीर ही गायब कर दी। क्यों गायब की आपने, क्यों नहीं चलाई उन जनरल साहब की तस्वीर? हमने एक एक बंदे का नाम लिया। नवाज शरीफ साहब ने, आपका अगर इशारा बाजवा साहब की तरफ है, हम आज भी समझते हैं, हम पहले भी समझते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में सबसे पहले, जब वो आर्मी चीफ थे, जनरल फैज का उस वक्त नाम लिया जब वो ISI का, वो मतलब है कि सरबराह था ISI का। तो मतलब हमने तो हम करने वाले नहीं है, हम इदारों पर बात नहीं करते। आपने नंबर 2 पे जो जर्नल थे उनकी चला दी आपने, वो उनके अंडर ही काम कर रहे थे ना, तो ऐसा हो सकता है कि मर्जी के बगैर कुछ किया जा रहा हो उनकी तरफ से। तो हमने तो गुजरांवाला में बाजवा साहब का नाम लिया, हमने गुजरांवाला में जनरल फैज तक जब ये अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए थे, हमने उस वक्त इनके ऊपर इनके नाम लिए, इनके चेहरों को बेनकाब किया, इसलिए कर रहे थे आप। हम आज भी ले, आज नहीं ले रहे, आज वो आपकी गुड बुक्स में है उस्मान डार साहब। नहीं, हमारी गुड बुक्स में वो कतई तौर पर नहीं हो सकते। और हमने हर जगह पर इन लोगों को एक्सपोज किया है, जिन लोगों ने नैब न्यादी गठजोड़ के जरिए इस पूरे मुल्क के सियासी निजाम को इंतजार का शिकार किया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इमरान न्यादी और उसके घर की खवातीन के जरिए लूटा, हमने उन लोगों का नाम लिया है। आज पाकिस्तान इस नहज पर ना पहुंचता, आज पाकिस्तान इस नहज पर ना पहुंचता अगर इन लोगों का एहतसाब होता, इन लोगों को कटहरों में लाया जाता। आज पाकिस्तान के हालात इसीलिए इस नहज पर पहुंचे हैं कि कोई इनका नाम नहीं लेता। ये जो आपके बदलते बयानी है ना, एक की हिमायत करते हैं और फिर दूसरे वक्त में आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। आपके बदलते बयानियों में ना पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार बन रहे हैं जो आप पॉलिटिकल पार्टीज के बदलते हुए बयानिए हैं। उस्मान डार साहब, मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो ये सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को जलसों का मौजू तो इमरान खान पे बनाते रहे हैं ना, तो क्या अब हमें यही वजह है कि हमें अदलिया को परखने का यही मेयार है कि अगर उनके फैसले हमारे हक में आ रहे हैं और कौन सा जज हमें पसंद है और कौन सा जज हमें पसंद नहीं है? क्या फर्क है आप में और नून लीग में? देखिए पारस, सबसे पहले तो ये PDM और खास तौर पे नून लीग के जितने भी गेस्ट आते हैं ना, इनसे हमदर्दी किया करो आप। जो इनके हालात चल रहे हैं, ये बेचारे सारे ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं अपना। इनसे ये पूछने वाली बात है कि मियां नवाज शरीफ जो गुजरांवाला जलसे में जनरल बाजवा को लेके बड़के लगा रहा था, वो भगोड़ा तो लंदन में बैठा हुआ था। इतनी हलाकी जुर्रत थी कि पाकिस्तान में रहते हुए मेरे लीडर की तरह इमरान खान पाकिस्तान में बैठ के हर एक को एक्सपोज कर रहा है। पारस, उनके लीडर इसके भगोड़े लीडर की तरह नहीं जो लंदन में बैठ के तकरीरें करता है। हाँ, क्यों भेजा था? उसको बाहर से बुलाओ भगोड़े को, पहले भेज दिया, फिर क्या मुकाबला करे ना। ये कौम को पता होना चाहिए। इतना ही है शेर। पाकिस्तान में गीदड़ की तरह आपने शक्लें देखी थी, जैसे जेल के अंदर की पिक्चर्स आ रही थी, किस तरह पड़े हुए थे। ये मकसद ये है, कौम को बेवकूफ बनाते हैं जी। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को ललकारा, कहां से? लंदन में फेयर अपार्टमेंट्स में बैठ के जो चोरी के पैसे से लिए हुए हैं, वहां से तकरीरें और ललकारते हैं। उन्हें बोलो इमरान खान की तरह आओ, पाकिस्तान में बैठ के एक्सपोज करो जिसकी भी बात करनी है, फिर आपका बयानिया माना जाएगा। ये जो अभी ये क्या कोशिश कर रहे हैं? अभी ये आपने दुरुस्त फरमाया, जनरल बाजवा की तो ये बात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तो ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के ये आए हैं हुकूमत में, इसलिए अब ये जजेस को टारगेट कर रहे हैं, हमारी काबिल एहतराम अदलिया को टारगेट कर रहे हैं, बयानिया बनाना चाहते हैं। इसका इनको क्या फायदा होगा? टारगेट लग रहे हैं। ये दोबारा मरियम बीबी ने, फायदा ये होगा पुराने पहले नंबर पे, सुन ले जरा क्या फायदा है। फायदा ये है, नहीं देखे 1100 अरब रुपया जो डाके डाले थे इन्होंने पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे से, उस केस का फैसला होने वाला है और इन्हें खौफ है कि वो फैसला इनके खिलाफ आएगा और जो रजीम चेंज का ये हिस्सा बने, साजिश का ये हिस्सा बने, उस 1100 अरब रुपए की चोरी को बचाने के लिए वो वापस रिवर्स हो जानी है। दूसरा, इनको ये नजर आ रहा है कि ये जो 9 रुकनी बेंच बना है ये इंतखाबात का ऐलान ना कर दे। इंतखाबात के इनकी तो कांपे टांगती हैं। अगर ये वाकई इतना फैसलाबाद का खुद को शेर समझता है तो दे इस्तीफा है, मैदान में इलेक्शन लड़े, वहां आके भागते हो तुम लोग इलेक्शन से। अभी बैठ के आइन की गर्दाने पढ़ रहा था, मैं हैरान था। आइन में ये नहीं लिखा। खामोश प्लीज, खामोश। फिर पहले बोल मेरे भाई, मैं नहीं बोला ना, यही तो इनका हाल है। हौसले से अपने जी मैं सुन रहा था ना, अब ये भी सुने मेरी बात जरा।
یہ آئین کی گردانے کرنا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ. قوم ان کو جوتے مارنا چاہتی ہے الیکشن میں, اس لیے یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک پارس کسی ٹی وی چینل پہ نظر نہیں آتا جو دلیری سے کہتا ہو آؤ الیکشن لڑیں, جو کہتا ہو الیکشن کراؤ. کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, کبھی کہتے ہیں رینجر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں معیشت سارے ٹھیک کریں گے جو آپ خراب کر کے گئے. 90 چوروں ڈاکوؤں کی انہوں نے کیبنٹ بنا رکھی ہے. ان سے یہ پوچھیں اس شخص سے, اب بھائی عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ یشیاں کر رہے ہو, 90 وزیر رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے 48 اسپیشل اسسٹنٹ نہیں رکھے. وہ آسٹیرٹی مہم نہیں, آپ نے اس میں اعلانات, وہ کہہ رہے ہیں کوئی اب تنخواہ نہیں لے گا. کیا ایک سادگی مہم چلا رہے ہیں, اعلان کر دیا انہوں نے. سب ڈرامے چل رہے ہیں. جیسے آپ نے اپنی حکومت کے پہلے سال ملک انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, الیکشن ہوگا رانا ثناءاللہ کو یہ انڈسٹریلسٹ فیصل آباد کے گھسیٹیں گے فیصل آباد کی سڑکوں پہ. لوگ جولیاں اٹھا کے انہیں بد دعائیں دے رہے ہیں, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں فیصل آباد میں. ٹھیک ہے, پھر بھی بشرمی کی انتہا یہ ہے کہ ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے کہتے ہیں عمران ہاں کر گیا ہے. ہم نہیں کر رہے ہیں 10 ماہ سے. ڈالر اگر 178 سے 350 کا ہو گیا, عمران ہاں کر گیا ہے. پیٹرول جو ہے 150. حوصلہ کر, ابھی حوصلہ کر ابھی میں شروع ہوں گا. سنا میں نے تجھے, حوصلہ کر ابھی سن رہا مجھے. سن لو میری بھائی, سن لو. فیصل آباد والے سن رہے ہیں مجھے, فیصل آباد والے سن رہے ہیں. حوصلہ کر ذرا. انڈسٹری بند کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے فیصل آباد کی. مزدور بے روزگار ہو گیا فیصل آباد میں, اور یہ شخص ٹی وی میں بیٹھ کے عمران ہاں کر رہے ہیں. اوکے, اچھا ذرا آگے اب تھوڑا سا دے میرے بھائی. اچھا عثمان ڈار صاحب, میں نے سپریم کورٹ کا سوال کیا تھا. ابھی رانا ثناءاللہ نے تمہارا علاج کرنا ہے, بات کیا یقین کرو. اچھا یہ ابھی ڈیسائیڈڈ ہے کہ اب عثمان ڈار کا علاج ہوگا. اور بھائی ادھر ہی ہے, عثمان ڈار کا علاج ہو گیا. کر رہے ہیں, آگے لگے ہوئے ہیں, پارس آگے لگے ہوئے ہیں. تو پوری فلم چلنے والی دیکھنا تو صحیح. یہ ٹاک شو میں آنا چھوڑ جائے. لیکن نواز شریف کی طرح نہیں بھاگوں گا, ٹھیک تیرے لیڈر کی طرح نہیں بھاگوں گا, نواز شریف بگوڑے کی طرح نہیں بھاگوں گا. ملک میں رہیں گے, تم لوگوں کا ہر طرح میں سامنا کریں گے. لال ہے والی بات سنی ہوئی ہے نا. اچھا رضا رومی صاحب, وہ رانا ثناءاللہ صاحب نہیں چلائی. رضا رومی صاحب تیاری الیکشن کی کار چلیں, ضمانت ضبط ہونی ہے, تم لوگوں کی ضمانت ضبط ہونی ہے, الیکشن آ رہا ہے. چلیں ذرا تھوڑا سا آگے چلیں. الیکشن میں دیکھا جائے گا کس کی ضمانت. آپ لوگ رضا رومی کے حوصلے کا امتحان نہ لیں. رانا ثناءاللہ سے جو تم لوگوں کو تکلیف ہے نا, اس نے تمہارا بھی علاج کیا ہے, تمہارے اس سیاسی باپ کا بھی علاج کیا ہے. تو آپ انتقام لے رہے ہیں, اس کا مطلب جس کا پلستر ہی نہیں کھول رہا, یہ سیاسی انتقام ہے. مطلب ڈر کے مارے پلستر ہی نہیں کھول رہا, پھر بدلے لے رہے ہیں آپ. بیٹھا ہوا گھر کے اندر رکھ کے. ٹھیک ہے. اچھا رضا رومی صاحب, دوبارہ ذرا میں سپریم کورٹ کے ایشو پہ آپ سے بات کروں گی. خیال میں یہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد جو ملک میں اس وقت بحران چل رہا ہے, آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چونکہ دیکھیں, ایک تو فریق ہے خان صاحب جن کی خواہش یا ضد کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کی گئیں, اور دوسرے جو فریق ہیں وہ الیکشن کمیشن اور حکومت ہے, اور جو کہا جا رہا ہے کہ مسلسل آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اس بحران کے جڑ کون ہے, ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے, بحران کی جو ذمہ داری ہے وہ تو آپ اس کا آغاز تو وہیں سے ہوتا ہے نا, کہ عمران خان صاحب نے یہ جو پتا اپنا آخری پتا کھیلا تھا, وہاں سے انہوں نے ایک مزید سیاسی عدم استحکام کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کو جاری کر دیا. لیکن اگر انہوں نے پتا وہ کھیل دیا ہے بالفرض, اور اپنی سیاسی جو بھی ان کی سیاسی حکمت عملی ہے اس کے تحت, تو اب آئین پاکستان بڑا واضح ہے, 90 دن میں انتخابات کرانے ہوتے ہیں, اور اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو وہ یقیناً ایک بالکل جیسے کہنا چاہیے غلط چیز ہے. اور پرابلم یہاں پہ حکومت کا بھی جو ہے زیادہ اب رول آ رہا ہے کہ وہ واضح طور پہ اپنی پوزیشن طے نہیں کرے. دیکھیے نا, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ابھی ٹائم پہ, تو اس کا ایک کیس بنا کر باقاعدہ پیش کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو وہ پیسے نہیں ہیں, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, سپورٹ نہیں ہے. تو حکومت خود بھی جو ہے وہ واضح نہیں ہے اپنی اپروچ اور اپنی پالیسی. اچھا رضا رومی صاحب, لیکن دیکھیں یہ بحران تو جاری تھا, آپ نے بھی کہا, لیکن اب سپریم کورٹ کے نوٹس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوالات اور الزامات جو ہیں ان کا ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو تنازع ہے یہ عدلیہ کو, عدالت کو مزید یہ خراب کرے گا, یا یہ ایک طرح کی بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ جو بینچ کی تشکیل اور عدلیہ کے سو موٹو اختیارات جیسے ایشوز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے پھر ریزالو ہو جائے نا, ان کا ایک کوئی حل نکال لیا جائے؟
जी बिल्कुल। देखिए जी, हल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप इमरान खान को भूल जाइए, नून लीग को भूल जाइए। इस वक्त सबसे बड़ा जो इम्तिहान है ना, वो खुद अदालतों का है। आपने खुद शुरू में जिक्र किया कि अदालतों में चूंकि सियासी फैसले जाते हैं, इसलिए वो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं। इसलिए अभी इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक फुल कोर्ट को बिठा दिया जाए, और जो जजेस जिनको नहीं बिठाया, सीनियर 2 जज जो हैं, नंबर 2 और नंबर 3 पे, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। और वो क्यों नहीं है? और ये सवाल कोई गलत नहीं है, ये एक जायज और एक बजा सवाल है कि वो लोग जिनका ज्यादा तजुर्बा है सीनियरिटी में, वो इतने अहम कौमी मामले पर इस बेंच में शामिल क्यों नहीं है? बेंच की तश्कील तो चीफ इख्तियार नहीं है, या कहीं किसी रूल में ये लिखा हुआ है कि जो सीनियर तरीन है उनका उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं है तो? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि जब जूनियर्स को आप बिठाते हैं तो फिर आप सीनियर्स को एक्सक्लूड करते हैं, तो कोई वजह तो होनी चाहिए ना। यही तो, इसलिए बेस्ट ये है कि सारों को बिठा दें आप, और कहें कि भाई हफ्ते के अंदर फैसला करें, खत्म करें, आइन को अपहोल्ड करें, ताकि ना बांस रहेगी ना बजेगी बांसुरी। जब आप इस तरह के बेंचेस बनाते हैं, इन पे देखिए, एक 3 मेंबर बेंच जो है वो उस पर बहुत एतराजात रहे हैं माजी में, और अभी भी जारी है। और ये वजह है कि बार बार हर इंपॉर्टेंट मैटर उनके सामने जाता है। मैं किसी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं तो सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूँ कि एक परसेप्शन बना दिया गया है, उस परसेप्शन को खत्म करना भी अदालत की जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल रजा रूमी साहब, देखें आप गुज़िश्ता 1 दहाई से जो पोलराइजेशन का माहौल है, तो अब इसका नतीजा ये निकला है कि जो इदारे हैं उनमें भी पोलराइजेशन हो गई है। और क्योंकि देखिए माजी में हमने ये देखा कि जो जुडिशरी है और फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, ये एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है, या ये नजर आ रहा है, या ये कह लें कि कहा भी जा रहा है कि जो फौज और गवर्नमेंट तो एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो अदलिया फैसले दे रही है, हुकूमत को ज्यादातर उन फैसलों के ऊपर एतराज है। तो एक जो इनविजिबल सा इत्तेहाद था एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का, आप समझते हैं कि उसके अंदर भी कोई डेंट पड़ चुका है या पड़ता नजर आ रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है, जैसे आप कह रही हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि अदालतें जो है इतनी खुद मुख्तार और इतनी आज़ाद हो गई हैं, पर ये पाकिस्तान बदल गया है, या कोई मिरेकल हो गया है, या क्या हो गया है कि वो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नजरिया ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये देखें कि जहां पे पूरा माशरा तकसीम है, पोलराइज्ड है, तो आपके ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग बैठे हैं वो क्या इस माशरे का हिस्सा नहीं है? वहां भी पोलराइजेशन और तकसीम है। और इसका आपकी बात का एक सादा सा जवाब मेरा यही है, इससे ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। ना जाएं, आपने दोबारा ना बुलाएं। नहीं ना जाएं, ज्यादा अच्छा है ये आपके लिए भी। उस्मान डार साहब, आखिरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट में पीर को समात है, जो भी फैसला होता है इस केस के हवाले से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, तो फिर आप उसे कबूल कर लेंगे, चाहे वो आपके हक में ना हो, या फिर अदलिया पे चढ़ाई की बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी? फिर उस्मान डार साहब, आप अगर देखें तो हमने तो अदलिया के जो बड़े बड़े फैसले आए हैं हमने हमेशा कबूल किए हैं। नहीं, आपने तनकीद भी की है। कोई मुझे क्यों निकाला कंटेनर लेके वो कासिम फैसले के बाद सांसद ने कहा था रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली हैं? जज को धमकियां दी इमरान न्याजी ने, और ये घड़ी चोर बात करेगा इंसान। ठहर जाओ टाइम कम है जरा, मुझसे कह रही है मुझसे हो रहा है। मैं इनकी तकलीफ समझ रहा हूँ, मैं इनकी तकलीफ समझ भाई मेरे हौसला तो कर लो यार, आपको इतना मौका दिया है। और मेरी जान सुन तो लो यार, सुन तो लो यार, मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई। घड़ियां चोरी करने की क्या जरूरत सुन तो लो ना, पाकिस्तान को तो खा गए, घड़ियां क्यों चोरी की? अपना अंजाम नजर आ रहा है इनको, अपना इनको धमकियां दी कि नहीं? बात ये है जेली प्लस्तर वाले लंगड़े ने जी बताओ, खातून जज को किसने चले वो माफी नामा जमा हो गया है ना, वो बात खत्म हो गई है ना। अब आप देखें आपके पास भी है, और ये फराग होगी और ये बुशरा बीबी, अली गौहर बलोच साहब, इन बातों के अलावा कोई और चीज है? जरा अपनी कारकर्दगी के बारे में भी ऐसे ही बताया करें ना सर, आपके पास ये इश्यूज रह गए। मैं जरा प्लीज मुझे आखिरी कॉमेंट तो ले लेंगे ना, क्या करेंगे क्या इस फैसले के बाद? क्या लेंगे? इससे पहले घड़ी चोरी का तो पूछो ना, ये घड़ी चोर को सपोर्ट करता है, और सियाल कोर्ट से खुद इसने इलेक्शन आ रहा है, दशका में ये खुद चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ठीक जी, इन बातों का इनसे जवाब पूछे ना, जल्दी से वही पूछा है। ये मां सवाए आकर के बातें करें, एक खातून जज को तुक बनता है धमकियां देने का। मामला खत्म हो गया ना, माफी मांगी के साथ खड़ा था, इसकी 1500 वीडियो है जिसमें जजों के बारे में। चले प्रोग्राम का टाइम बस खत्म हो गया फिर कर रही है जी। डॉक्टर साहब जल्दी से 30 सेकंड है सिर्फ।
इनकी बोलती राना जल्दी से ये पारिश फिर आप गिला करती हो कि उस्मान डार आप मेरे प्रोग्राम में नहीं आते। जब आप इतने बदतमीज और थर्ड क्लास किस्म के गेस्ट बुलाएंगी तो फिर हम आपके प्रोग्राम में क्या आएंगे? हाँ नहीं, आप आ जाते हैं, आप क्या प्रोग्राम हो रहा है? अच्छा खासा मौका भी मिला, जल्दी से बात कर लें। ऐसे थर्ड क्लास लोगों के साथ ही हम बैठ के प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम इनको इनका आईना दिखाया जाए तो इनको प्रोग्राम बुरा लगता है। बेशर्म आदमी बोली जा रहा है, मुझसे इसलिए मैं तो परेशान हूँ, ये क्या कर रही हैं? चले आप ज्यादा परेशान ना हो, फिर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। उस्मान और अली गौहर बलोच साहब और अजहर उम्मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस यहाँ से आपको इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद।